नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस सेशन के अंदर अपन देखने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर जो आपका 73 हुआ है उसका अपन सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखते हैं अपन एक एक क्वेश्चंस के चेक करते हैं। इस मॉक टेस्ट का जो आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जी आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन है जिसने 1909 में 1909 के अंदर है ना फिजिक्स का नोबेल प्राइज जीता था, किसके साथ? तो एक व्यक्ति जिनका नाम है कार्ल फर्डिनेंट। क्या नाम है उनका? कार्ल फर्डिनेंट। तो कार्ल फर्डिनेंट के साथ किस व्यक्ति ने फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज जीता था, किस चीज के लिए? तो एक्चुअल में इस एक सेकंड यहाँ पे अपन कलर पेन ले लेते हैं। किस चीज के लिए? वायरलेस टेलीग्राफी के लिए। जो तार, आज के टाइम में तो तार वगैरह इस्तेमाल होता नहीं है, लेकिन पहले अगर अपना मैसेज किसी को पहुंचाना तो तार, टेलीग्राफ का आपको पता है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। तो वायरलेस टेलीग्राफी है ना, उसका इजाद किया था 2 लोगों ने मिलकर, जिनके लिए उनको फिजिक्स का 1909 का क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। तो उनमें से एक तो है कार्ल फर्डिनेंट। तो दूसरे व्यक्ति कौन है दोस्तों? तो दूसरे व्यक्ति हैं, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसमें अपने को याद रखना दोस्तों, दूसरे हैं गुग्लियो मार्कोनी। क्या नाम है दोस्तों? गुग्लियो मार्कोनी। आप तो एग्जैक्टली बस इतना याद रख लो, बताओ मार्कोनी। और वैसे भी अपन ने थोड़ा कभी न कभी देखा ही होगा, सुना ही होगा कि टेलीग्राफी के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। कौन जाने जाते हैं? मार्कोनी जाने जाते हैं। क्लियर है? रेडियो वेव्स वगैरह के लिए भी जाने जाते हैं मार्कोनी आपके। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं। नेक्स्ट अगला जो अपना क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि इसमें पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध बताओ। इनमें से जो 4 आपके सामने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं उनमें से एक किसके लिए हैं? तो ये मैं अभी ऐसा 2 या 3 पहले जो अपन ने मॉक टेस्ट किया था उसमें अपन ने देखे थे, मैंने कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको बताए थे और फिर सामने देखे थे इसमें से कौन किसको बजाता है। तो उसमें से अपन ने बहुत अच्छे से देखा था, शिव कुमार शर्मा का नाम भी देखा था। और शिव कुमार शर्मा का संबंध दोस्तों किससे है? संतूर से। शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे दोस्तों? शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि जो बेकिंग नहीं है, बैंकिंग है। ठीक है, हाँ ऊपर से लिखा है। तो बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त की गई महिला SHG मतलब जो आपने नाम सुना हो तो सेल्फ हेल्प ग्रुप गांव वगैरह में बनाए जाते हैं ना, बताओ कभी 10 लोग होते हैं, कभी इसमें 12 या 15 लोग जो स्वयं सहायता समूह होते हैं। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं जिसमें वो अगर किसी को जरूरत पड़ने पर वो क्या करते हैं, पैसा उधार देते हैं, है ना, बहुत ही कम ब्याज की दरों पर एक तरीके से, ताकि अगर नॉर्मल किसी दूसरे से ले तो आपको पता बहुत ज़्यादा ब्याज उनको देना पड़ता है। ये एक तरीके से ग्रामीण बैंक का एक छोटा सा क्या है बताओ कॉन्सेप्ट है। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उसमें से वो महिला है ना, जिसको एज अ बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त किया जाता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं बैंक सखी। क्या कहते हैं? वो जो स्वयं सहायता समूह होता है महिला का, उसमें जो एक वो महिला जिसको बैंकिंग का सारा काम के पैसा लेना देना, या किसी को दिया है तो उसका हिसाब किताब रखना, कितना लेना, जो भी है, तो उसके रूप में जिसको अपॉइंट किया जाता है उसको कहते क्या है? उसको कहते हैं दोस्तों है ना, बैंक सखी। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं बैंक सखी कहते हैं। ठीक है, डन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि किण्वन की प्रक्रिया के दौरान अल्कोहल निर्माण के उप उत्पाद के रूप में कौन सा पोटेशियम अम्ल लवण प्राप्त होता है ना? विच पोटेशियम एसिड सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन नहीं होता है, क्या है? फर्मेंटेशन है। ठीक है, इसके बीच में आ जाएगा आपका FERMENT, फर्मेंटेशन। ठीक है, जिसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? किण्वन बोलते हैं। चलो अब जरा देखो क्या क्या कहानी नहीं है। एक्चुअल के अंदर ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जब अपन अंगूर हो गए या कोई और दूसरे फल हो गए, जब अपन उनका फर्मेंटेशन कराते हैं, फर्मेंटेशन समझते हो ना, उनके शुगर को जब चेंज किया जाता है किसके अंदर? एसिड के अंदर। फर्मेंटेशन किण्वन क्या होता है? किसी भी शर्करा को अम्ल में क्या करना? परिवर्तित करना, है ना। तो एक्चुअल में फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान चाहे अंगूर हो या कोई भी फ्रूट हो, जब उसके अंदर की जो शर्करा शुगर होती है उसको जब आप उससे एसिड बनाते हो तो ऑब्वियसली बात है उसी से तो क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। तो उस अल्कोहल बनने की प्रोसेस के तहत अल्कोहल के साथ साथ और क्या चीज बनती है? जब भी हम फलों का फर्मेंटेशन करवाते हैं तो उसमें हमें अल्कोहल तो प्राप्त होता ही है किण्वन के बाद, लेकिन उसमें और साथ में क्या बनता है? सह उत्पाद के रूप में या उप उत्पाद के रूप में, को प्रोडक्ट के रूप में। तो साथ में हमें प्राप्त होता है, याद रखना क्या होता है? पोटेशियम बाइट्रेट। क्या प्राप्त होता है दोस्तों? साथ में अपने को प्राप्त होता है पोटेशियम बाइट्रेट प्राप्त होता है। ये हमेशा आपको याद रखना। क्या क्या प्राप्त होता है बताओ? तो साथ में हमेशा आपको याद रखना क्या प्राप्त होता है अपने को? पोटेशियम बाइट्रेट प्राप्त होता है। क्लियर है? या इसी को पोटेशियम एसिड टार्ट्रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? या पोटेशियम बाइट्रेट बोलते हैं, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? एक सेकंड दूसरा कलर ले लेता हूं। ठीक है, इसी को पोटेशियम, ठीक है, एसिड टार्ट्रेट भी बोलते हैं। ठीक है, पोटेशियम एसिड किसको? पोटेशियम बाइट्रेट को। या इसको जनरली अपन क्रीम ऑफ टार्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि टार्ट्रिक एसिड ही एक तरीके से होता है वो, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रीम ऑफ। ऐसा लगता है कि इस एसिड की ऐसा लगता है जैसे क्रीम सी बनी हुई हो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्रीम ऑफ, है ना, क्रीम ऑफ टार्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है।
क्लियर है? क्या क्वेश्चन समझ में आया ना? क्या है कि कभी जब भी अपन किसी फलों से अल्कोहल बनाते हैं तो क्या करते हैं, उस फल के अंदर की जो शुगर है, शर्करा है, उसी को तो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। उसी को तो बोलते हैं कि किसी भी शुगर का एसिड में कन्वर्ट होना ही तो कहलाता है फर्मेंटेशन, किण्वन कहलाता है। तो ऐसा थोड़ी कि केवल वो एसिड ही बन रहा है, मतलब उस एसिड से केवल अल्कोहल ही बन रहा है, साथ साथ पे और कौन सी चीजें हैं जो उस अल्कोहल के साथ साथ हमें मिलती है। तो अल्कोहल के साथ साथ जो चीजें मिलती है उसमें से एक ये है दोस्तों, क्या है, पोटेशियम बाइट्रेट, जिसको अपन क्या कहते हैं, पोटेशियम एसिड टार्ट्रेट भी कह सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है। इस टाइप का एक क्वेश्चन अपन ने भी थोड़े दिनों पहले भी देखा था, मुंडारी लैंग्वेज से रिलेटेड। तो आपको पता है कि मुंडारी का संबंध कहां से होगा? मुंडारी का संबंध मुंडा लोगों से होगा, है ना। मुंडा, जैसे मैंने आपको बोला बेटा बिरसा मुंडा वगैरह, जो अपन स्वतंत्रता सेनानी वगैरह कुछ ऐसे पढ़ते हैं, लीडर्स वगैरह कुछ पढ़ते हैं, तो बिरसा मुंडा वगैरह ये सब कहां पे रहते हैं दोस्तों? झारखंड वगैरह ऐसे इलाके के हैं। रहते कहाँ? अब तो वो थे मतलब एक तरीके से, लेकिन अगर आपसे बोलूं इनका संबंध कौन से राज्य से था, तो दोस्तों झारखंड वगैरह से। तो ऑब्वियस बात है मुंडारी लैंग्वेज भी कहाँ बोली जाएगी? जहाँ मुंडा जनजाति के लोग रहते हैं। मुंडा जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? झारखंड में। तो फिर ऑब्वियस बात है इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? झारखंड। क्यों, किस तरीके से उत्तर बना? तो अपन ने इस वर्ड को पकड़ा, क्या है, मुंडारी। तो मैं जानता हूँ मुंडारी, तो मुंडारी का संबंध किस जनजाति से दोस्तों? मुंडा से। और मुंडा जनजाति के लोग ज्यादातर कहाँ रहते हैं दोस्तों? झारखंड में। दैट्स वाई इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या? इसका उत्तर हो जाएगा आपका झारखंड। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि लॉन टेनिस में, है ना, जब जोड़ी में खेले जाने वाले मैचों के लिए जो कोर्ट होता है उसकी दोस्तों चौड़ाई कितनी होती है ना। तो लॉन टेनिस कौन सा? यही वाला है ना, जिसमें बीच में नेट होता है ना। इसमें जो आपके में इधर जैसे कौन सा गेम हो रहा है बताओ? आपका डबल्स वाला गेम हो रहा है। तो उसमें भी एक इधर बंदा होगा, एक इधर बंदा होगा, एक इधर बंदा और एक इधर बंदा, ठीक है, डबल्स वाले जो गेम खेले जाते हैं। तो उसमें ये पूछ रहा है कि इस कोर्ट की चौड़ाई कितनी है, मतलब यहां से यहां तक ये चौड़ा कितना है। तो दोस्तों यहां से यहां तक ये चौड़ा होता है कितना? आपका 36 फीट होता है। जबकि अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी लंबाई कितनी होती है, अगर लंबाई का क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो फिर इसका उत्तर होता है 78 फीट, 78 फीट। लंबाई 78 फीट, चौड़ाई याद रखना आपको हमेशा कितनी होती है दोस्तों? 36 फीट होती है। तो ये भी एक छोटा सा फैक्ट है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, आपके सामने 4 इवेंट दे रखे हैं और उसके सामने 4 जगहों के नाम दे रखे हैं। क्या बताओ इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं, बेणेश्वर धाम। तो बेणेश्वर मेला तो आपको पता ही है। बेणेश्वर जो मेला है वो एक्चुअल में कहाँ लगता है दोस्तों? डूंगरपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर। जहां आपको पता हो, अगर आपने थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पढ़ा हो इंडिया की या राजस्थान की, तो इंडिया की भी एक फेमस नदी बोल सकते हैं, माही नदी। कौन सी नदी दोस्तों? माही नदी। तो माही नदी आती कहाँ से है? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के बाद कहाँ आ जाती है? राजस्थान। राजस्थान के बाद कहाँ चल जाती है? गुजरात। और गुजरात के बाद फाइनली ये खंबात की खाड़ी में, कौन सी खाड़ी में? खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अगर आप इस तरीके से इंडिया का मैप बनाओगे तो, है ना, तो आपको पता है यहाँ मध्य प्रदेश से होती हुई, फिर राजस्थान से होती हुई, और है ना इस तरह से खंबात की खाड़ी में नदी क्या होती है दोस्तों? ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अब आपको बताओ तो इसी नदी के किनारे राजस्थान के डूंगरपुर जिले के अंदर, राजस्थान के डूंगरपुर जिले के अंदर, कौन सा जिला राजस्थान का? राजस्थान का जो डूंगरपुर जिला है ना, राजस्थान का जो डूंगरपुर जिला है दोस्तों, इस जिले के अंदर एक्चुअली 3 नदियों का संगम होता है। कौन सी नदी? माही नदी तो है ही है, माही नदी तो है ही है। साथ में एक नदी आती है दोस्तों, कौन सी? सोम। और साथ में एक नदी आती है दोस्तों, कौन सी? जाखम। जहां पर ये 3 नदियां मिलती है तो उसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम। जैसे यूपी के प्रयागराज के अंदर गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, तो वो भी एक त्रिवेणी संगम है। वैसा ये भी दोस्तों एक क्या है? त्रिवेणी संगम। तो ये एक बड़ी ही पवित्र जगह मानी जाती है, खास करके भील जाति के लोगों द्वारा। इस डूंगरपुर में भील जाति के लोग काफी संख्या में रहते हैं, उनके लिए जगह बहुत ही पवित्र है आपकी त्रिवेणी संगम। और ये है कहां पर? जहां इन 3 नदियों का संगम होता है दोस्तों, तो उसको अपन बोलते हैं, उस पॉइंट का नाम है दोस्तों बेणेश्वर धाम। क्या नाम है दोस्तों? बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम। तो बेणेश्वर धाम का संबंध किससे दोस्तों? बेणेश्वर धाम का संबंध है किससे? तो बेणेश्वर धाम का जो मेला लगता है वो है, उसका संबंध किससे दोस्तों? राजस्थान से। सूरजकुंड मेला बहुत ही फेमस है दोस्तों, कहां का? हरियाणा का। सोमनाथ का मंदिर भी आपने सुने होगा, बहुत फेमस है, कहां का? गुजरात का। तो सोमनाथ मेला भी कहां लगेगा दोस्तों? गुजरात में, ठीक है। तो फिर बच गया दोस्तों चंपाकुलम नौका दौड़। कहां की है दोस्तों? चंपाकुलम नौका दौड़ है केरल की। अपने देखा होगा ना ओणम पे फेस्टिवल पे केरल के अंदर, है ना, लंबी सी नाव होती है, उसमें कुछ लोग इधर बैठते हैं, कुछ लोग इधर बैठते हैं, और है ना नौका रेस लगाते हैं। तो ये तो वीडियो ऑब्वियस सी बात है कहां का होगा? ऑब्वियस सी बात है केरल का है। अरे क्लियर है क्या? तो ये अपन इस तरीके से मैच कर दिया। अब ए का आंसर क्या है दोस्तों? ए का आंसर है 4th। तो 4th ऑप्शन किस में है? अच्छा तीनों में। फिर सोमनाथ मेला बी का है फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, ए का 4th और बी का फर्स्ट, केवल यही ऑप्शन है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4th, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिए, अगला जो अपना क्वेश्चन है वो ये है कि जो मध्य अक्षांश मरुस्थल होते हैं वो कौन सी डिग्री से कौन सी डिग्री के बीच में पाए जाते हैं? ये एन और एस क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है एक्चुअल में कि ये अगर हमारी अर्थ है
उसमें अगर ये आपका क्या है बताओ 0 डिग्री अक्षांश है, जिसको अपन भूमध्य रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा, फिर इंग्लिश में इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं? इक्वेटर, या फिर हिंदी में एक और नाम होता है क्या? विषुवत रेखा। ठीक है, तो अब आपको एक बात अच्छे से पता होनी चाहिए, इसमें करते 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 अगर मैं यहाँ पे जाऊँ कितनी डिग्री दोस्तों? 35 डिग्री। तो आपको पता है ना इस 0 डिग्री से ऊपर वाले ये कौन सी दिशा है? नॉर्थ। तो इस ऊपर वाले जितने भी अक्षांश होते हैं उसको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्थ लैटिट्यूड। तो आप 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे जाओ, फिर ऊपर करते करते जब आप 60 डिग्री, कितनी डिग्री? 60 डिग्री, ऊपर सारे नॉर्थ लैटिट्यूड है तो 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड बोले तो उत्तरी अक्षांश पे जाओ, उत्तरी अक्षांश पे जाओ। सेम टू सेम अगर आप दक्षिण में भी आप आओ, यहाँ पे कितने डिग्री पर बताओ? चलो इसी से डिनोट करते हैं। आप यहाँ पे आओ कितने डिग्री पे बताओ? 35 डिग्री। लेकिन अब ये नीचे की तरफ है तो क्या हो जाएगा बताओ? 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। दक्षिणी अक्षांश है ना, साउथ लैटिट्यूड से लेकर कहां तक बताओ? 60 डिग्री है ना, साउथ लैटिट्यूड बोले तो दक्षिणी अक्षांश। इनके बीच में दोस्तों, इन इलाकों के बीच में यहां पर इन इलाकों के बीच में चाहे 35 से 60 नॉर्थ में, चाहे 35 से 60 साउथ में, यहां जितने भी दोस्तों आपके डेजर्ट पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं दोस्तों? डेजर्ट पाए जाते हैं, वो सारे के सारे कहलाते हैं मध्य अक्षांशीय डेजर्ट। देखो दिखती सी बात है, 0 से 90 के बीच में, ये तो एकदम बीच वाली पेटी होगी क्या? तो ये बीच वाली पेटी कहां से कहां तक चलेगी? तो ये चलेगी आपके 35 से लेकर दोस्तों कहां तक? 60 तक, चाहे नॉर्थ में चलो और चाहे आपके कहां पे चलो दोस्तों? साउथ में चलो। तो बताओ ये मध्य अक्षांशीय डेजर्ट, मध्य अक्षांशीय डेजर्ट कहां से कहां के बीच में पाए जाते हैं? तो 35 से 60 डिग्री चाहे साउथ में हो, चाहे 35 से 60 डिग्री नॉर्थ में हो, यहां पाए जाते हैं। एक्चुअल में ये थोड़े से ठंडे होते हैं, बाकी जनरली डेजर्ट अपन गर्म, आपको पता है डेजर्ट दो टाइप के होते हैं, तो गर्म होते हैं फिर ठंडे होते हैं। जो 0 डिग्री के आसपास इस वाले बेल्ट में, कौन से वाले बेल्ट में दोस्तों? अगर मैं आपसे बोलूं तो इस वाले बेल्ट में जितने भी डेजर्ट होंगे ना, 0 डिग्री से 35 ऊपर चलो, चाहे 0 डिग्री से 35 नीचे चलो, ये वाले डेजर्ट जनरली गर्म होते हैं। जबकि अगर 35 से ऊपर जाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है मामला क्या होगा? ठंडा होगा। तो ये जनरली आपके ठंडे मरुस्थल होते हैं। उसमें अगर मैं नॉर्थ में एग्जांपल लूं तो कई सारे, जैसे नॉर्थ में आपका जो गोबी मरुस्थल है, इसका एक एग्जांपल ग्रुप में अगर मैं बोलूं, है ना, इसके एग्जांपल ग्रुप में बोलूं तो आपका जो गोबी डेजर्ट है, कौन सा डेजर्ट है? गोबी डेजर्ट है, गोभी या गोबी डेजर्ट बोलते हैं। कहां पर ये गोबी डेजर्ट? आपको पता हो तो चीन के अंदर है, चीन और मंगोलिया में, चीन और मंगोलिया के अंदर। तो ये भी एक टाइप का थोड़ा सा ठंडा सा मरुस्थल है ना, और ये भी एक तरह का मध्य अक्षांशीय डेजर्ट है। ठीक है, आप साउथ में देखो तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, कौन से महाद्वीप में? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अगर आप देखो अर्जेंटीना में, है ना, अर्जेंटीना में एक, अगर मैं आपको डेजर्ट का नाम बोलूं अर्जेंटीना में, अगर मैं बोलूं जैसे पेंटागोनिया डेजर्ट, कौन सा? पेंटागोनिया डेजर्ट। तो ये भी आपको पता हो तो मकर रेखा से नीचे की तरफ है, अपने को पता है ना, ये 0 डिग्री, उसमें अगर साउथ में 23.5 चलें तो ये कौन सी रेखा है दोस्तों? मकर, इंग्लिश में बोले तो कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो इसके नीचे सारा ठंडा मामला होता है, तो इसी के नीचे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में यहाँ पे एक डेजर्ट पाया जाता है, उसका नाम है क्या? पेंटागोनिया डेजर्ट। तो वो भी आपका 35 से 60 डिग्री के बीच में आता है। तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल होगा। कुल मिला के एग्जामिनर ने हमसे पूछा था, क्या पूछा था? कि जो मध्य अक्षांशीय डेजर्ट होते हैं ना, मिड लेटीट्यूड, ये मिड लेटीट्यूड वाले जो डेजर्ट होते हैं, ये कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में पाए जाते हैं, चाहे नॉर्थ में हो चाहे साउथ में हो? तो 35 से उसने पूछा कहां तक है, तो उत्तर आएगा दोस्तों 60 तक। तो मैं उम्मीद करता हूं आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ पाए और उत्तर भी समझ पाओगे, क्या और क्या कहानी नहीं है। क्लियर है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा आपका 60 डिग्री। क्लियर है क्या? बोलो। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, फैक्ट है, जो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे, क्या और क्या कहानी नहीं है। डन? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है कोरापुट जिले में जो पंचपतमाली भंडार है ना, वो उनमें से किस खनिज के भंडार के लिए फेमस है? तो एक्चुअली में मैं आपको बता देता हूं, पहले तो पंचपतमाली आपको पता भी ना हो, कोई बात नहीं, हो सकता है ये नाम ना सुना हो, पर ये नाम तो मैं उम्मीद करता हूं आपने सुना हुआ होगा अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ते हो तो। कोरापुट कि ये जो भंडार है ना, ये किस चीज के, वो तो पेपर देखेंगे। पहले तो आप बताओ कोरापुट, और कोरापुट आपको पता कहां पर है? तो कोरापुट एक्चुअल में दोस्तों उड़ीसा में। और एक्चुअल में किस चीज के भंडार के लिए जाना जाता है दोस्तों? तो कोरापुट एक्चुअल में अपने किस चीज के भंडारों के लिए जाना जाता है दोस्तों? तो बॉक्साइट के लिए। किसके लिए? बॉक्साइट के लिए। आओ दो बातें थोड़ी सी बॉक्साइट के बारे में कर लेते हैं, दो बातें थोड़ी सी बॉक्साइट के बारे में। देखो आपको पता हो तो अपने बहुत ज़्यादा अपन इस्तेमाल करते हैं एक धातु जिसका नाम है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम मेटल का अपन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? उसे बिल्कुल करते हैं। तो आपको क्या लगता है धरती से एकदम शुद्ध एल्यूमिनियम को मिलता है? नहीं मिलता है। कोई भी धातु शुद्ध रूप से धरती के अंदर से अपने को नहीं मिलती है। वो मेटल होता है, साथ में कुछ और चीज़ें होती है, कुछ और चीज़ों को अपन बोलते हैं इम्प्योरिटी। क्या बोलते हैं? इम्प्योरिटी बोलते हैं, अशुद्धि बोलते हैं। अब इम्प्योरिटी का मतलब उसके अंदर को कीचड़ कादा नहीं है। इम्प्योरिटी का मतलब भाई अगर जैसे मेरे को एल्यूमिनियम प्राप्त करना, तो एल्यूमिनियम के अलावा कुछ भी हो साथ में, इवन चाहे सोना भी हो, वैसे नहीं होता एल्यूमिनियम के साथ में सोना, लेकिन अगर एल्यूमिनियम के साथ मुझे सोना भी मिला हुआ ना, तो एल्यूमिनियम के रेस्पेक्ट में मैं बोलूंगा वो सोना भी मेरे लिए एक तरीके से क्या है? इम्प्योरिटी है। तो आपने कोई भी चीज़ धरती से निकाली तो एक्चुअल में क्या होता है? उसमें मेटल भी होता है। क्या होता है दोस्तों?
उसमें मेटल भी होता है, मतलब वो धातु भी होती है, साथ में उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज भी होती है। क्या होती है दोस्तों? इम्प्योरिटीज भी होती है। ठीक है, हिंदी में बोले तो साथ में उस धातु के क्या होता है दोस्तों? साथ में उस धातु के क्या होती है? अशुद्धि भी होती है। ठीक है, और वो धातु तो होती ही होती है। तो वो धातु और अशुद्धि मिलकर जो हमारे पास चीज आती है, जो हम धरती से निकालते हैं, हम बोलते हैं वो उस धातु की क्या है? ओर है। हिंदी में बोले तो वो धातु का क्या है दोस्तों? अयस्क है। ठीक है, अयस्क है। तो वैसे ही दोस्तों जब हम एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं तो एल्यूमिनियम हमें सीधे सीधे एल्यूमिनियम नहीं मिलता है। एक्चुअल में एल्यूमिनियम का अगर आपसे पूछा जाए और कौन है ना, तो एल्यूमिनियम का दोस्तों जो और होता है वो होता है आपका बॉक्साइट। बोलो क्या होता है दोस्तों? वो होता है आपका बॉक्साइट होता है। ठीक है, बॉक्साइट होता है। जब आप धरती से बॉक्साइट निकालते हो, क्या निकालते हो दोस्तों? बॉक्साइट निकालते हो, तो लगभग इसमें 55% के आसपास दोस्तों क्या होता है? एल्यूमिनियम बोले तो एल्यूमिनियम होता है ना, एल्यूमिना होता है। कितना? लगभग 55% इसमें एल्यूमिना होता है। तो हम इस बॉक्साइट से ही दोस्तों प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं? एल्यूमिनियम। तो एक तो कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि एल्यूमिनियम का सबसे अच्छा अयस्क कौन माना जाता है दोस्तों, या एक अच्छा अयस्क कौन है एल्यूमिनियम का? बॉक्साइट है। या बॉक्साइट किसका अयस्क है, किसका ओर है? और बोले तो हिंदी में क्या? अयस्क। अगर उल्टा करके पूछे, क्या पूछे कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो दोस्तों एल्यूमिनियम का है ना। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है, हमें तो धरती से क्या मिलता है दोस्तों? बॉक्साइट मिलता है। क्या मिलता है? बॉक्साइट। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर पूछे भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं? भंडार बोले तो डिपोजिट्स पाए जाते हैं, है ना। क्या पाए जाते हैं? डिपोजिट्स, स्टोरेज है। और एक जरूरी नहीं कि जहां उस चीज का भंडार हो वहां सारा निकाल के आप उसका प्रोडक्शन कर पाओ, है ना। कभी कभी सेम भी होता है, कभी कभी अलग भी होता है। अगर आपसे पूछे भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा बॉक्साइट का क्या करता है दोस्तों? उत्पादन करता है। उत्पादन बोले तो प्रोडक्शन करता है। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए बॉक्साइट का सबसे ज्यादा, है ना, बॉक्साइट का सबसे ज्यादा दोस्तों, एक सेकंड इसको सही लिखता हूं, बॉक्साइट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो आओ दोनों उत्तर देखते हैं। भंडार पूछे तो भंडार दोस्तों फर्स्ट नंबर पे भंडार में भी उड़ीसा है, कि आज की तारीख में बॉक्साइट के सबसे ज्यादा भंडार किसके पास है? उड़ीसा राज्य के पास है। उत्पादन में भी यहां पर दोस्तों क्या है? उड़ीसा ही है। भारत में सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए कि बॉक्साइट का उत्पादन कौन सा राज्य करता है दोस्तों? उड़ीसा ही करता है। लेकिन अगर सेकंड नंबर पे बात बताऊं तो भंडार सबसे ज्यादा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए सेकंड नंबर पे भंडार सबसे ज्यादा किसके पास है दोस्तों? तो भंडार तो सबसे ज्यादा है सेकंड नंबर पे। डिपोजिट्स, है ना, स्टोरेज तो सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे है छत्तीसगढ़ के पास। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि उत्पादन सेकंड नंबर पे, भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन सेकंड नंबर पे कौन करता है दोस्तों? तो फिर उत्तर अलग आता है। उत्तर क्या आता है? गुजरात। तो वो मैंने अभी आपको बताया ना, जरूरी नहीं कि जिसके पास भंडार है वो सारा उत्पादन भी करे, सारा क्या करे? उत्पादन भी, ये कोई जरूरी नहीं। लेकिन ज्यादातर जो अपन ने क्वेश्चन देखे, मैंने जो एग्जाम में क्वेश्चन देखे, वो फर्स्ट नंबर वाले ज्यादातर आते हैं। तो आपको याद रखना बॉक्साइट से रिलेटेड, तो अगर उत्पादन हो चाहे आपका भंडार हो, फर्स्ट नंबर पे तो दोनों ही कंडीशन में कौन है? उड़ीसा। तो उसी उड़ीसा जिले का, उसी उड़ीसा राज्य का एक जिला है जिसका नाम है कोरापुट, जिसमें एक खान है जिसका नाम है पंचपतमाली। तो हमसे यही पूछा था कि जो कोरापुट में जो पंचपतमाली जो भंडार है वो किस चीज के लिए फेमस है दोस्तों? तो उत्तर आएगा किसके लिए है दोस्तों? बॉक्साइट के लिए। किसके लिए फेमस है? वो फेमस है दोस्तों किसके लिए? बॉक्साइट के लिए। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे क्या क्या कहानी नहीं है। ठीक है, आओ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से है ना, इनमें से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम के स्वरूप, रिजल्ट के रूप में पेशवाओं के प्रांतों का विलय किसके अंदर कर दिया गया? है ना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर। किसके अंदर कर दिया गया दोस्तों? बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर। तो आओ देखते हैं क्या क्या कहानी नहीं है। क्लियर देखो मैं आपको बता देता हूं, अगर अपन इतिहास में चले, अगर अपन इतिहास में चलते हैं तो दोस्तों 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए। कितने हुए दोस्तों? 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं। 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं। आंग्ल मराठा युद्ध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? है ना, एंग्लो मराठा वॉर। क्या बोलते हैं? एंग्लो मराठा वॉर। कितनी लड़ाइयां लड़ेगी दोस्तों अंग्रेजों और मराठों के बीच में? ऐसे तो कई है, लेकिन मेन जो इतिहास में अपन पढ़ते हो कितने बताओ? 3। उसमें जो फर्स्ट आंग्ल मराठा जो युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, वो लड़ा गया था आपका 1775 से लेकर दोस्तों कब? 82 तक। 1775 से 1782 तक दोस्तों। सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों लड़ा गया था 1803 से लेकर 1805 तक। और थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध जो दोस्तों लड़ा गया था, है ना, वो लड़ा गया था आपके 1817 से लेकर 1819 तक। थर्ड आंग्ल जो मराठा युद्ध है, ये है सेकंड नंबर का, और ये है दोस्तों थर्ड नंबर का। ये थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध है। अभी अपन पूरा टॉपिक तो डिटेल से नहीं पढ़ सकते, आंग्ल मराठा युद्ध टाइम लगता है, लेकिन जितना भी काम की चीज वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध था, कौन सा? तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध था। तो उसमें मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं। 1817 के अंदर एक्चुअल में एक संधि हुई थी जिसको इतिहास में पढ़ा जाता है पूना की संधि। किसके नाम से? है ना, ट्रीटी ऑफ पूना, है ना, पूना की संधि। संधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रीटी। क्या बोलते हैं? ट्रीटी बोलते हैं।
तो एक्चुअल में क्या हुआ है ना, एक मराठा शासक थे जिनका नाम था बाजीराव सेकंड, ये अंतिम पेशवा माने जाते हैं। क्या नाम था दोस्तों, है ना, बाजीराव सेकंड। ये आपको पता हो तो मराठा जो शासक होते थे, उस मराठा राज्य में सबसे हाईएस्ट पोस्ट क्या होती थी दोस्तों, तो वो पोस्ट होती थी पेशवा। क्या पोस्ट होती थी, पेशवा। तो जो आखिरी आपका मराठा युद्ध है, तो कहते हैं कि जो बाजीराव सेकंड जो पेशवा थे, ये एक्चुअली में बड़े ही इनकैपेबल थे, अयोग्य थे, इनमें इतना दम भी नहीं था, बस जल्दी से हार मान लेना, अपने लिए न लड़ना, न अपने राज्य की रक्षा करना, तो बिल्कुल मतलब इसमें अयोग्यता ही अयोग्यता है। किसमें, बाजीराव सेकंड ने। तो बाजीराव सेकंड में अयोग्यता ही थी, तो उन्होंने बाजीराव सेकंड ने एक तरीके से 1817 में एक तरीके से संधि की, किसके साथ दोस्तों, अंग्रेजों के साथ, जिसमें एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि उन्होंने अपने आप को गुलाम बना दिया, किसका, अंग्रेजों का। एक तरीके से अपने राज्य को अंग्रेजों के हाथों में क्या कर दिया, सौंप दिया। तो उसके बाद ऑब्वियस बात है, कुछ मराठा सरदार थे, उनको बुरा लगा कि नहीं हम ऐसे तो अंग्रेजों के सामने झुक नहीं सकते, तो फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, हम पूना की संधि को नहीं मानते। एक तरीके से लड़ाई हुई 1817 से 1819 तक अन्य जो मराठा सरदार थे और अंग्रेजों के बीच में। लेकिन फाइनली अंग्रेज उस वक्त ताकतवर थे, या एक तरीके से काफी बड़े पैमाने पर इंडिया में राज कर रहे थे, तो वो एक शक्तिशाली थे और उन्होंने मराठाओं को हरा दिया और फाइनली एक अच्छे ही तरीके से हरा दिया। और उसके बाद उन्होंने टंटाई खत्म कर दिया कि अंग्रेजों ने बोला आज के बाद कोई पेशवा पोस्ट ही नहीं होगी, पेशवा कोई पोस्ट होगी ही नहीं पेशवा नाम की। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इस पूना की संधि के तहत पेशवा पद समाप्त करके, और फिर ये जो थर्ड युद्ध हुआ 1819 तक जब खत्म हुआ, तो इस युद्ध की समाप्ति के साथ ही उन्होंने जितना भी मराठों का इलाका था सब के सब अंग्रेजों के अंदर क्या कर दिया, अंग्रेजों ने अपने इलाके के अंदर मर्ज कर दिया। तो इस इलाके में अंग्रेजों का कौन सा इलाका था, तो दोस्तों बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नाम से। तो सारे मराठा राज्यों को उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर मिला दिया। किसके बाद, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। पेशवा पद भी समाप्त कर दिया, सब कुछ समाप्त कर दिया, बोला अब कोई मराठा वराठा कुछ नहीं है, इस तरीके से। तो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा था हमसे, तो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था क्या, कि कौन से आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप ये हुआ कि सारा जो मराठों का इलाका था, वो एक्चुअल में पेशवाओं का जो इलाका था, उन्होंने अंग्रेजों ने अपने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर मर्ज कर दिया। तो दोस्तों वो है आपका थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध। कब से कब तक लड़ा गया था, ये 1817 से कब तक दोस्तों, 19 तक लड़ा गया था। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर दी क्या क्या कहानी नहीं है। आओ नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्या है, देखो अगला ये कि इनमें से कौन किसी वस्तु के अंतिम वस्तु के रूप में पहचाने जाने का सही कारण नहीं है। क्या है, कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से समझो। देखो ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, इकोनॉमिक्स में अपन दो तरह की गुड्स पढ़ते हैं, दो तरह की वस्तुएं पढ़ते हैं। ठीक है, एक सेकंड मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूं। देखो इकोनॉमिक्स में अपन दो टाइप की गुड्स पढ़ते हैं, है ना, गुड्स बोले तो वस्तुएं। ठीक है, दो तरह की वस्तुएं पढ़ते हैं। कौन सी दो तरह की वस्तुएं पढ़ते हैं, तो देखो एक तो होती है आपकी कौन सी, एक तो होती है दोस्तों आपकी मध्यवर्ती वस्तुएं। कौन सी, एक होती है आपकी मध्यवर्ती वस्तुएं। ठीक है, कौन सर मैं तो इंग्लिश मीडियम से हूं, तो इंग्लिश मीडियम वाले कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, और एक होती है दोस्तों अंतिम वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, है ना, फाइनल गुड्स। क्या बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइनल गुड्स। अब समझो, या इसी का एक और नाम होता है, कैसे अभी आपको पता भी चलेगा, इसको कंज्यूमर गुड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स, बोले तो उपभोक्ता वस्तुएं। क्या बोलते हैं, इसको उपभोक्ता वस्तुएं भी बोलते हैं। क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखो दोस्तों, वो वस्तु जिसका मैं अभी फाइनल कंजप्शन नहीं कर सकता हूं, उपभोग नहीं कर सकता हूं, अभी उसमें कुछ किया जाना बाकी है, बोलो अभी उसमें कुछ किया जाना बाकी है, तो उसको बोलते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। और वो वस्तुएं जो किसी भी उपभोक्ता के उपभोग के लिए एकदम रेडी है कि अभी अब उसमें और कुछ भी नहीं करना, बस हो गया, फाइनल तैयार, बस आप तो यूज करो सीधा, वो होती है अंतिम वस्तुएं। देखो मैं छोटे से एग्जाम्पल के तहत समझाता हूं, आपको थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैंने आपके सामने बोल दिया क्या, जैसे मैंने आपके सामने बोल दिया आपका आटा, तो अब आटा क्या सीधा डायरेक्ट खाओगे क्या, नहीं, आटा क्या है, एक मध्यवर्ती वस्तु है, इंटरमीडिएट गुड है। लेकिन उसी आटे को आपने आटा गूंद के और उसके बाद उसको बेल के रोटी बना के सेक के अब आप उस रोटी को खा रहे हो। रोटी क्या है, रोटी दोस्तों अंतिम वस्तु है। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे मेरी बात को। वो वस्तु जिसमें भी कुछ किया जाना बाकी है, अभी एकदम फाइनल तैयार नहीं किसी के उपभोग के लिए, वो है मध्यवर्ती वस्तु। जिसमें अभी कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करेगा, तो वो कौन सी दोस्तों, अंतिम वस्तु। लेकिन अब थोड़ी बुद्धि को, ये कुछ करेगा या नहीं करेगा कौन, वो कंज्यूमर थोड़ी का, करना या ना करना किसके हाथ में, तो प्रोड्यूसर के हाथ में। देखो प्रोड्यूसर भी किसी वस्तु को बना रहा है, ठीक है, तब तक मतलब उस लायक ना बना दे कि ये किसी वस्तु उपभोक्ता के लिए, किसी कंज्यूमर के कंजप्शन के लिए रेडी हो,
तब तक तो वो क्या कहलाएगा, आपकी मध्यवर्ती वस्तु। और जैसे उस लायक बना देगा कि अब उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकता प्रोड्यूसर, बस बना दी, अब इसमें और कुछ नहीं कर सकता, अब तो कंज्यूमर बोला तू जाके इसको यूज कर, तो वो है आपकी अंतिम वस्तु। तो फाइनली यूज कौन करता है उसको, फाइनल गुड्स को यूज कौन करता है। फाइनल का नाम फाइनली क्यों है, क्योंकि अब उसमें आप कुछ नहीं कर सकता, फाइनली रेडी है, इसलिए उसको फाइनल गुड्स बोलते हैं। और उसका यूज कौन करेगा, कंज्यूमर, दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स भी बोलते हैं। मेरी बात आ रही समझ में, ठीक है। तो अब जरा समझो, अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था, तो बताओ फाइनल गुड्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सबसे बेस्ट है। तो खरीद के बाद उपभोक्ता द्वारा इसे संसाधित नहीं किया जा सकता है। देखो बात तो सही कि खरीदने के बाद फाइनल गुड्स में कंज्यूमर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा सा इतना लॉजिकल नहीं, क्यों, अरे करना ना करना, कंज्यूमर को तो वैसे भी कुछ नहीं करना होता, कंज्यूमर का काम तो केवल खरीदना होता है। उसको संसाधित करना मतलब उसमें कुछ रिफॉर्म करना या कुछ और सुधार करना। सुधार करना किसी भी वस्तु के लिए कंज्यूमर का काम नहीं होता, वो काम किसका होता है, प्रोड्यूसर का होता है। तो पहली बार सुधार करने से रिलेटेड कंज्यूमर तो आएगा ही नहीं, वो काम प्रोड्यूसर का होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है आपका, है ना, पहला स्टेटमेंट तो एकदम क्या है दोस्तों आपका गलत है। इसे पुनर्चक्रित या दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। नहीं, फाइनल गुड्स कई बार ऐसी होती है जिसमें अपन ये नहीं कह सकते कि अपन दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते, दोबारा यूज भी कर सकते हैं, हाँ उसमें और कुछ कर नहीं सकते, लेकिन यूज तो कर ही सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट इतना अच्छा नहीं है। यह उत्पाद के जीवन चक्र के अंतिम चरण में होती है, नहीं ये भी नहीं है। सबसे बेस्ट दोस्तों जो ऑप्शन है वो ये है कि निर्माता द्वारा, है ना, जिसने बनाया इसे आगे और संसाधित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, फाइनल गुड को एक बार रेडी करने के बाद अब जो उसको बनाने वाला और अब उसमें और कुछ नहीं कर सकता, मतलब एक बार बन गई ना बस बात खत्म, अब आप उसमें और कुछ भी नहीं कर सकते। ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन वाली लाइन है किसकी, फाइनल गुड्स की। तो इसका उत्तर होगा निर्माता द्वारा से आगे और संसाधित मतलब उसमें और कुछ अब चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। इट इज नॉट प्रोसेस्ड, इसको और आगे प्रोसेस नहीं कर सकते। इट इज नॉट प्रोसेस्ड फर्दर बाय प्रोड्यूसर। तो मैं उम्मीद करता हूं समझ गए ये वाला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था। नेक्स्ट अगला देखो, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में, है ना, मंदिरों के प्रांगण में बने जो प्रवेश द्वार होते हैं बड़े बड़े, तो वो अपन पढ़ते हैं साउथ में, ऐसे मंदिरों के बड़े बड़े प्रवेश द्वारों को क्या कहते हैं दोस्तों, गोपुरम कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको गोपुरम कहते हैं। अगला, इनमें से कौन सी फसल है जो भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवंशिक या आनुवंशिक रूपांतरित जीएम फसल है ना। तो एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, जीएम का मतलब क्या होता है दोस्तों, जीएम का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड। देखो दोस्तों, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे हम हो, जिसमें जान है, तो जान है तो उसके शरीर के अंदर क्या होता है, डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या होता है दोस्तों, डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं। क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। तो जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो लिटरली उसमें कौन से कैरेक्टर होंगे, ये सब डिपेंड करता है किस पर दोस्तों, जीन्स पर। तो क्यों ना दोस्तों, अब ऑब्वियस बात है, टेक्नोलॉजी है, जमाना आगे बढ़ रहा है, तो साइंटिस्ट ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इजाद किया कि क्यों ना किसी पौधे के, है ना, किसी पौधे के बीज के अंदर उसका जो डीएनए, उस डीएनए के अंदर जीन्स को अगर अपन चेंज करें या कुछ नए जीन्स उसके अंदर डाल दे, तो हो सकता है कुछ और अन्य तरह की ऐसी फसलें हमें मिले जो ज़्यादा चीज़ों का क्या करे बताओ, उत्पादन करे। समझ रहे हो। तो इस तरीके से क्या करते हैं आजकल साइंटिस्ट, कुछ फसलों के बीजों के डीएनए के अंदर कुछ नए जीन्स मिलाते हैं, है ना, मतलब जेनेटिकली इस बीज को मॉडिफाई करते हैं, उसके बाद उसका बीजारोपण करते हैं, फिर पौधे लगाते हैं। तो कई बार तो इसका फायदा होता है। क्या फायदा होता है बताओ, कि साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं अगर ये जीन डालेंगे ना तो पैदावार और ज़्यादा होगी, तो ठीक है। लेकिन कभी कभी दोस्तों ये नुकसान भी करता है। कैसे, ये एक तरीके से पोल्यूशन भी कई बार कर लेता है, या एक तरीके से ये प्रकृति को हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, चैलेंज दे रहे हैं कि प्रकृति ने जो किसी बीज के अंदर डीएनए डाले हैं, अगर हम उसका डीएनए के अंदर जीन चेंज कर रहे हैं तो हम प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं, जो हो सकता है आने वाले टाइम में हमको क्या करे, हमारे शरीर के लिए नुकसान पहुंचाए या हमको नुकसान भी दे सकती है। तो ऐसे क्या है, जल्दी से किसी भी फसल को अगर जेनेटिकली मॉडिफाई करके अगर अपन उसको उगाएं तो गवर्नमेंट जल्दी से उसके लिए परमिशन नहीं देती है, नहीं देती, हाँ नहीं देती है। तो भारत में ऐसी कौन कौन सी फसलें जिसके लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी कि हाँ यार इसको आप जेनेटिकली मॉडिफाई करके इसका ना आप कृषि उत्पादन कर सकते हो। सिर्फ एकमात्र फसल है भारत में, सिर्फ एकमात्र ऐसी फसल है जिसके लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी कि हाँ आप इसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके इसकी कृषि कर सकते हो, और वो एकमात्र फसल है दोस्तों कपास। क्या है दोस्तों, कपास। और कपास की उस फसल को अगर आपसे पूछा जाए बताओ क्या है ना, किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो उसको जाना जाता है बीटी कपास के नाम से। एक तो मैंने सिर्फ आपके सामने लिखा कपास, कपास से क्या पता चले, आपको बोलना पड़ता है बीटी कपास। बीटी कपास मतलब ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड कपास है। बीटी का मतलब ही होता है दोस्तों बैसिलस। बीटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, बीटी का मतलब होता है बैसिलस है ना, बैसिलस थुरिंजिएसिस। क्या होता है दोस्तों, बैसिलस थुरिंजिएसिस, ठीक है, बैसिलस है ना थुरिंजिएसिस होता है दोस्तों, ठीक है। तो थुरिंजिएसिस, ठीक है। तो बीटी का मतलब होता है बैसिलस थुरिंजिएसिस कॉटन, उसकी फुल फॉर्म होती है। कभी अगर पूछ ली जाए बीटी की फुल फॉर्म क्या होती है तो बैसिलस थुरिंजिएसिस कॉटन,
डन है। और ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड का आपकी फसल है। अब भारत में सिर्फ एकमात्र फसल है जिसके लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने दोस्तों परमिशन दे रखी है। कब से? बीटी कॉटन के प्रोडक्शन के लिए दोस्तों गवर्नमेंट ने 2002 से इसकी परमिशन दे रखी है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन की लैंग्वेज वगैरह समझ में आ गई होगी कि ये क्या कहना चाह रहा था। नेक्स्ट अगला इनमें से किस खिलाड़ी ने आईपीएल 2023 के अंदर दोस्तों ऑरेंज कैप जीती है? इतना तो आप लोग दोस्तों जानते हो, हालांकि ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया आईपीएल 2023 के, अब तो 2024 का भी आईपीएल हो गया तो लेकिन फिर भी अपन इसका उत्तर देखते हैं क्या कहानी है। तो आपको एक बात तो अच्छे से पता होगी कि आईपीएल के अंदर, किसके अंदर, एक्चुअल में आईपीएल के अंदर 2 तरह की जो कैप दी जाती है, तो उसमें आपको पता होगा एक तो होती है दोस्तों ऑरेंज कैप। अरे कौन सी कैप होती है? ऑरेंज कैप। और एक आपको पता है कौन सी होती है दोस्तों? एक होती है आपको पता हो तो पर्पल कैप। कौन सी कैप होती है दोस्तों? है ना, पर्पल कैप। कौन सी कैप? पर्पल कैप। आपको शायद दिख भी नहीं रही होगी, है ना, क्या होगी बताओ? एक होती है कौन सी आपकी? पर्पल कैप होती है। अब दोस्तों ऑरेंज कैप किसके लिए मिलती है? तो दोस्तों जो व्यक्ति क्या करता है बताओ? हाईएस्ट रन बनाता है। क्या बनाता है? जो व्यक्ति हाईएस्ट क्या बनाता है? रन बनाता है, हाईएस्ट रन स्कोर करता है, हाईएस्ट रन स्कोर करता है। और पर्पल कैप उसको मिलती है जो सबसे ज़्यादा पूरे टूर्नामेंट के अंदर क्या लेता है दोस्तों? हाईएस्ट विकेट लेता है, जो मतलब सबसे ज़्यादा, है ना, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो दोस्तों क्या लेता है? विकेट्स लेता है, उसको पर्पल कैप देते हैं। अब आपको एक बात अच्छे से पता होनी चाहिए। अब मैं अगर बात करूं 2023 की, तो 2023 की दोस्तों जो ऑरेंज कैप मिली थी वो मिली थी शुभमन गिल को। किसको मिली थी दोस्तों? वो मिली थी आपके, किसको मिली थी? वो मिली थी शुभमन गिल को। शुभमन गिल किसकी तरफ से खेलते हैं दोस्तों? गुजरात की तरफ से खेलते हैं, अब तो गुजरात के कैप्टन भी बन चुके हैं। ठीक है, तो शुभमन गिल को दोस्तों ये कैप मिली थी। लेकिन ये क्वेश्चन अब पुराना हो गया 2023 ने, अब तो ऑब्वियस बात है 2024 का भी आईपीएल हो गया, तो अब तो अपन 2024 का देखेंगे जो आपके करंट के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ये आपको ज्यादा याद रखना है, ये तो कोई बात नहीं है, पुराना क्वेश्चन अब नहीं आएगा। 2024 का दोस्तों आपको याद रखना है, 2024 की जो दोस्तों ऑरेंज कैप मिली है, कौन सी कैप मिली है? ऑरेंज कैप मिली है, वो मिली है दोस्तों विराट कोहली को। इस बार किसको मिली ऑरेंज कैप? विराट कोहली को, क्योंकि इस बार आईपीएल में सबसे ज्यादा रन किसके हैं दोस्तों? 2024 वाले में विराट कोहली के, विराट कोहली के, है ना, समथिंग 700 और समथिंग कुछ है ऐसे, तो विराट कोहली के। ठीक है, और विराट कोहली कौन सी टीम से खेलते हैं दोस्तों? आरसीबी से। वहीं इस बार की अगर आपसे पूछा जाए, इस बार की अगर आपसे ये पूछा जाए क्या 2024 में पर्पल कैप किसको मिली है, मतलब जिसने सबसे ज्यादा विकेट लिए होंगे, तो दोस्तों इस बार ये पर्पल कैप मिली है हर्षल पटेल को। हर्षल पटेल को मिली है। और हर्षल पटेल किसकी तरफ से खेलते हैं दोस्तों? पंजाब किंग्स की तरफ से, है ना, पंजाब किंग्स की तरफ से खेलते हैं, इन्होंने समथिंग 24 विकेट लिए हैं। तो ये आपको बस याद रखना है। इस बार आईपीएल में पर्पल कैप तो मिली हर्षल पटेल को 2024 की, और 2024 की आपको ऑरेंज कैप मिली विराट कोहली को। लेकिन हमसे क्वेश्चन हालांकि इससे भी थोड़ा पुराना पूछा था 2023 का, तो वो मैंने आपको बता दिया किसको मिली थी ऑरेंज कैप? शुभमन गिल को मिली थी। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तो अपन ने कर दिया ना, हाँ, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा शुभमन गिल। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। ये बोला कि जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है, जनरली जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम अगर लेवल पर पहुंच जाए, तो फिर आगे क्या हो सकता है? क्या स्टेटमेंट है जो आपको लगता है कि ये हो सकता है? तो फिर ऑब्वियस बात है, अधिकांश लोग यही सोचते हैं कि भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। बिल्कुल सही बात है भाई, अभी ऑब्वियस बात है कि लो इंटरेस्ट रेट है, तो हम ये सोचेंगे हाँ आने वाले टाइम में, क्योंकि एक बात अगर सेम ही अगर लो रेट रहेगी तो मार्केट थोड़ा सा दोस्तों क्या करेगा? मार्केट डिप करेगा। समझने की कोशिश करो, देखो डिप नहीं, इसमें एक तरीके से बोल सकता हूं कि इंटरेस्ट रेट लो होगी तो लोग ज्यादा ज्यादा क्या लेंगे बताओ? बैंक से पैसे उधार लेंगे, तो मार्केट में पैसा तो ज्यादा आ जाएगा, ठीक है, लेकिन अति हर चीज की दोस्तों क्या होती है? बुरी होती है। इससे मार्केट में बैलेंस ऐसे बिगड़ सकता है कि लोगों के पास अगर पैसे ज्यादा आ जाएंगे, लोगों के पास पैसे ज्यादा आएंगे और प्रोडक्शन अगर क्या होगा? कम होगा। समझ रहे हो, पैसे अगर ज्यादा आएंगे और लोगों के पास प्रोडक्शन क्या होगा? मार्केट में प्रोडक्शन कम होगा, तो फिर इससे क्या होती है? कभी कभी महंगाई भी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? महंगाई बढ़ती है। तो चीजों को थोड़ा सा बैलेंस में रखने के लिए ऑब्वियसली बात है कुछ टाइम बाद जो हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो क्या करेगा? बैंकों को दिशा निर्देश देगा कि अब अपनी ब्याज दरें वापस थोड़ी सी क्या कर दो? बढ़ा दो। तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ अलग से रॉकेट साइंस नहीं है। तो अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखो, अगला जो अपना क्वेश्चन है वो ये है कि इनमें से कौन सी ऐसी सरकारी योजना है जो भारत में युवाओं को, है ना, कौशल विकास, है ना, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देती है? तो नाम से पता चल रहा है, इसमें तो कुछ रॉकेट साइंस वाली बात ही नहीं है, इसके तो दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है। बताओ क्या नाम से पता चल रहा है? इसके नाम से पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये कब शुरू की गई थी दोस्तों? ये सितंबर आपके 2015 में शुरू की गई थी, है ना। क्या नाम था? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सितंबर 2015 में शुरू की गई थी। ये तो आप जानते हो। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये तो बहुत फेमस है। कब शुरू की गई थी दोस्तों? 28 अगस्त 2014 को। घोषणा तो मोदी जी ने 15 अगस्त को घोषणा कर दी थी 2014 को, उनका पहला कार्यकाल था प्रधानमंत्री का। 15 अगस्त को उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम प्रत्येक भारतीय का क्या खोलेंगे? अकाउंट खोलेंगे जीरो बैलेंस पर।
वरना आप जानते हो ना, अकाउंट मेंटेन करने के लिए बोलते हैं बैंक वाले कि इतना बैलेंस और रखो रखो वरना चार्ज लगेगा ये सब। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भारत के सभी, मतलब जो ऐसे लोग थे, गरीब थे, जिनका बैंक अकाउंट नहीं था, सबके बैंक अकाउंट खुलवा दिए और बोला इसमें कोई रुपया नहीं हो तो कोई बात नहीं, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, जीरो बैलेंस पर अकाउंट खुलवाए। तो ये है प्रधानमंत्री जनधन योजना। कब शुरू हुई थी? घोषणा तो उन्होंने 15 अगस्त को थी, लेकिन ऑफिशियली शुरुआत हुई थी इसकी 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, 28 अगस्त 2014 को उसके दोस्तों उन्होंने क्या की थी? शुरुआत की थी। तो ये भी मैं उम्मीद करता हूं आपको याद रखना चाहिए। बाकी प्रधानमंत्री जनधन योजना का एक फैक्ट और याद रखना, इसमें जो भी प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जिसने अपना अकाउंट खुलवाया है उस व्यक्ति को 1 लाख तक था। कितने का? इसमें याद रखना, कितने का दोस्तों? 1 लाख का। 1 लाख का, 1 लाख का क्या मिलता है दोस्तों? दुर्घटना बीमा। अगर किसी की दुर्घटना हो जाती है ना, तो फ्री में। बाकी जनरली अपन बताओ, अगर इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं तो उसके लिए पहले कुछ अपने को पैसे जमा वगैरह कराने पड़ते हैं ना, लेकिन नहीं, जिन लोगों ने जनधन योजना का अकाउंट खुला रखा है उनको ऑटोमेटिकली दोस्तों ये इंश्योरेंस कवर हो जाता है। अगर उनका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या कुछ दुर्घटना से मृत्यु वगैरह हो जाती है तो उनको कितने रुपए मिलेंगे दोस्तों? 1 लाख रुपए मिलेंगे। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एक्चुअल में जनधन योजना के तहत जो अपना खाता खुलवाता है उसको कितने रुपयों तक का दुर्घटना बीमा का कवर इंश्योरेंस मिलता है? तो दोस्तों 1 लाख तक का मिलता है। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 को हुई थी। बाकी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये तो आपको पता है कोरोना के टाइम शुरू की गई थी। कब? कोरोना के टाइम, जब आपको पता हो कि सब लोग घरों में बंद थे तो गरीब लोगों को खाना कहां से मिले, तो इसके लिए आपको पता है कोरोना टाइम के अंदर, कोरोना जैसे शुरू हुआ था तो लगभग शायद इस योजना की घोषणा 30 मार्च कब? 2020 को इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें प्रत्येक गरीब को अपन ने देखा था 5 किलो क्या मिलता था दोस्तों, है ना, मुफ्त के अंदर क्या मिलता था? अनाज मिलता था। तो मिलता क्या? ये तो अभी भी अब कंटिन्यू, उसके बाद फिर बंद की नहीं, तो ये अभी भी चल रही है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। और दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं दोस्तों। ये एक्चुअल में लोगों को रोजगार देने के लिए योजना शुरू की गई थी। ये मैंने अभी 2 या 3 मॉक टेस्ट पहले ही इसका सॉल्यूशन करवाया है ना, 2014 के अंदर इसको लगभग लॉन्च किया गया था। और ये कुछ योजनाओं का एक तरीके से अपग्रेडेशन ही है। तो ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसका तो नाम से पता चल रहा है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। आओ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के अंदर जो संस्था स्थापित की गई थी विधवा पुनर्विवाह संघ के नाम से, उसके संस्थापक फाउंडर कौन थे? तो दोस्तों ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसका उत्तर होगा क्या? इसका उत्तर होगा महादेव गोविंद रानाडे। क्या नाम है दोस्तों? क्या इस संस्थान के फाउंडर कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। क्लियर है क्या? तो इसके फाउंडर थे दोस्तों महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, तो ये किसके लिए जाने जाते हैं दोस्तों? ये इस संगठन का काम क्या था कि जो भी विधवा हो जाती है उसका पुनर्विवाह करवाया जाए। ऐसा नहीं कि वो जीवन भर बताओ विधवा के रूप में अपनी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद करके जिए। तो ऐसी महिलाओं को भी अपनी जिंदगी फिर से जीने का एक हक होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों इन्होंने एक संस्थान की स्थापना की थी जो इस तरह का सामाजिक सुधार का काम कर रहा था। तो इस संस्थान के फाउंडर थे दोस्तों महादेव गोविंद रानाडे। क्लियर है? उसमें मैं आपको एक बात बता देता हूं। एक बात और दोस्तों आपको याद रखनी है कि विधवा पुनर्विवाह की बात आए तो आपको यह भी बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? जब भी विधवा पुनर्विवाह, इंग्लिश में बोले तो विडो रीमैरिज, है ना, विडो, ठीक है, विडो रीमैरिज की बात आए तो मैं एक साथ कुछ मॉक टेस्ट पहले से भी आपको करवा चुका हूं, फिर आपको रिपीट करवा देता हूं। एक्चुअल में 1856 में एक कानून भी आया था और वो कानून कौन सा था दोस्तों? वो था क्या कि अगर भारत में कोई महिला की अर्ली एज में उसके पति की डेथ हो जाती है तो उसको बिल्कुल फिर से विवाह करने का अधिकार है, और अगर उसके बीच में कोई बाधा बनता है तो उसको सजा दी जाएगी। इसके लिए कानून बनाया था बिल्कुल अंग्रेजों ने कुछ भारत में अच्छे काम भी किए हैं। उसमें से एक ये कानून भी है दोस्तों। कुछ बेकार प्रथाओं को रोकने के लिए भी अंग्रेजों ने कानून बनाए थे। जैसे अपन ने पढ़ा ना सती प्रथा, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा कानून बनाया गया था, वो भी एक अच्छा था। एक विधवा पुनर्विवाह के लिए कानून बनाया गया। अब आपको पता है जिस साल कानून बनता है उसका नाम वही पड़ जाता है। तो अंग्रेजों के टाइम विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कौन से साल में बना था? तो दोस्तों याद रखना, ये जो एक्ट बना था, ये एक्ट अधिनियम आपका कब बना था? 1856 में। तो ये भी एक फैक्ट है, याद रखना। और बाकी विधवा पुनर्विवाह के लिए एक और आदमी है जिन्होंने भी अपना जीवन लगाया था और उनका नाम था दोस्तों क्या? उनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता दिया। एक तो अब आपको आज के बाद विधवा पुनर्विवाह के लिए दोस्तों जिन लोगों ने समाज में सुधार के लिए एक आंदोलन चलाया उनमें से एक तो आपको नाम याद रखना ईश्वरचंद विद्यासागर का, एक नाम अभी अपन ने पढ़ा महादेव गोविंद रानाडे का। और उसके लिए अंग्रेजों द्वारा कानून कौन से साल में बनाया गया था? तो वो बनाया गया था 1856 में, है ना, जिसका नाम था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस राज्य में एल्यूमिनियम, है ना, जो प्लांट्स है उसकी संख्या सबसे ज्यादा है? तो अभी भी अपन ने देखा एल्यूमिनियम बॉक्साइट, और बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन और भंडार दोनों ही किसके पास है? उड़ीसा के पास। तो इसमें तो कुछ डाउट करने की जरूरत ही नहीं है, इसका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या? उड़ीसा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्या इसमें से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर यह बात की गई है कि किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती आप काम नहीं कराओगे, जबरन श्रम नहीं कराओगे, तो उसको रोकने की बात करता है या उसके शोषण को रोकने की बात करता है। तो ये तो आपके सर ने आपको पढ़ाए होंगे दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स, उसमें जो आर्टिकल नंबर अपना 23 है। आर्टिकल 23 यही तो कहता है सीधा सीधा कि न तो किसी व्यक्ति को खरीदा जाएगा न बेचा जाएगा। उसमें दो बातें हैं आर्टिकल 23 में, दो चीजें, एक तो क्या है, एक तो किसी मानव को न बेचा जाएगा न खरीदा जाएगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर रोक है एक तरीके से, है ना। और दूसरा किसी भी व्यक्ति से आपको जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। ये आर्टिकल 23 और 24 कैसे मिलता जुलता, वहां केवल बच्चों से बात हो रही, बच्चों के आप जब पढ़ने की उम्र है तो उनसे काम वाम नहीं कराओगे, बाल श्रम पर रोक, बच्चों से तो कोई काम करवाने नहीं, समझ रहे। काम मतलब ऐसे फैक्ट्रीज में, वैसे नहीं मम्मी ने बोल दिया पानी पिलाने के बेटा पानी पिला, हाँ आर्टिकल 24 कहता है बच्चों से काम नहीं कराना, वो वाली बात नहीं, ठीक है। तो जनरली ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे उनको पढ़ाओ, मतलब उनसे कोई फैक्ट्री वैक्ट्रीज में काम मत करो, वो आर्टिकल 24 है। तो बाल श्रम पर रोक की बात करता है 24, जबकि वैसे जबरदस्ती श्रम पर, जबरदस्ती काम पर रोकने की बात करता है आर्टिकल 23 करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 1956 में एक बहुत ही फेमस भरतनाट्यम है ना डांसर जिनका नाम है रुक्मणी देवी अरुंडेल, उनको 1956 में कौन सा अवार्ड मिला था, तो दोस्तों उनको 1956 में है ना पद्म भूषण अवार्ड मिला था। पद्म भूषण आप जानते हो भारत का जो नागरिक सम्मान होते हैं, है ना, एक्चुअली में आपको पता हो तो 1954 में भारत के जो नागरिक सम्मान है ना सिविल अवार्ड, इनकी क्या हुई थी दोस्तों, शुरुआत हुई थी। सिविल अवार्ड भारत के नागरिकों को दिए जाने वाला अवार्ड है ना, हालांकि बाहर के लोगों को भी अपन देते हैं, है ना, तो जनरली इसको कहते हैं अपन नागरिक सम्मान। क्या कहते हैं, नागरिक सम्मान, है ना। तो इनकी शुरुआत 1954 में हुई थी। अब उसमें पूछा सबसे हाईएस्ट जो अपना फर्स्ट नंबर पे, टॉप नंबर पे अगर पूछे, है ना, सबसे ऊंचा भारतीय जो नागरिक सम्मान कौन सा है दोस्तों, तो वो है आपका भारत रत्न। भारत रत्न ये हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। उसके नीचे दोस्तों आता है, वो आता है आपका पद्म विभूषण। पद्म विभूषण उसके जो नीचे आता है दोस्तों वो होता है आपका पद्म भूषण। पद्म भूषण और उसके भी जो दोस्तों नीचे आता है उसको अपन बोलते हैं पद्मश्री। क्या कहते हैं, पद्मश्री। तो तीन तो ये पद्मा अवार्ड्स हो गए, लेकिन पद्मा अवार्ड से भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारा कौन सा है, भारत रत्न। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, फिर उसके नीचे है आपके पद्म सम्मान। उन पद्म सम्मानों में सबसे ऊपर है पद्म विभूषण, उसके नीचे पद्म भूषण और सबसे नीचे पद्मश्री। क्लियर है। इन अवार्ड्स की शुरुआत 1954 में हुई थी, जबकि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल है ना, इनको 1956 में मतलब स्थापना, इस अवार्ड की स्थापना के 2 साल बाद जो 1956 के अवार्ड दिए गए थे उसमें से इनको कौन सा अवार्ड मिला था दोस्तों, इनको मिला है आपका कौन सा, इनको मिला है आपका कौन सा, पद्म भूषण। क्लियर है क्या। और आपको यह भी याद रखना, लगे हाथ साथ साथ में, इस बार क्वेश्चन कई बार ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है कि जो रुक्मणी देवी अरुंडेल है इनका संबंध किस नृत्य से, तो याद रखना इनका संबंध किससे दोस्तों, भरतनाट्यम से। किससे दोस्तों, इनका संबंध भरतनाट्यम से। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो, भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम कौन से राज्य का है दोस्तों, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ये तो मैं कई बार आपको बता चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो, ये भारत के 8 क्लासिकल डांस में से एक है। अगला क्वेश्चन अगर देखें, किस वर्ष जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने, अपन जनरली आप तो इस वर्ड पे फोकस करो, इतना पूरा पढ़ने की जरूरत है। न्यूलैंड तो अपन केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं, न्यूलैंड का अष्टक का नियम, अष्टक का नियम के हर मतलब इसके अकॉर्डिंग इसने जब पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की थी तो उसमें उसने एलिमेंट्स को कुछ इस तरीके से अरेंज किया कि प्रत्येक जो 8वां एलिमेंट है वो पहले वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से क्या होगा बताओ, मिलता जुलता होगा। जैसे इसने एलिमेंट्स को कुछ इस तरीके से अरेंज किया, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8वें नंबर का एलिमेंट इसने पहले के नीचे रखा। इस तरह से प्रत्येक 8वां तत्व है ना पहले वाले तत्व से क्या होगा बताओ, मिलता जुलता प्रॉपर्टी रखेगा। प्रत्येक 8वां तत्व उसके ऊपर वाले तत्व से एलिमेंट से मिलती जुलती प्रॉपर्टी रखेगा। इसी को अपन पढ़ते हैं अष्टक के नियम के नाम से। किसके नाम से पढ़ते हैं, अष्टक के नियम। तो अष्टक का नियम किसने दिया था दोस्तों, अष्टक का नियम दिया था आपके न्यूलैंड ने। और न्यूलैंड ने नियम दिया कब था, ये नियम दिया था आपके 1865 में, 1865 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है। तो ये आपको पता है, चारों के चारों आपको पता है। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन सा आर्टिकल से कौन सा आर्टिकल तक है, आर्टिकल 36 से 51 तक। तो उसमें बोला वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें ऐसा लगता है कि इसमें गांधी जी की विचारधारा छुपी हुई, तो वो है आपका आर्टिकल नंबर दोस्तों 40। आर्टिकल नंबर 40, आर्टिकल नंबर 40। आर्टिकल 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का मतलब ग्रामीण लोगों को सशक्त करना। और गांधी जी तो चाहते ही थे कि नीचे से नीचे व्यक्ति का क्या बताओ विकास होगा तभी देश विकास करेगा। मतलब विकास की आपकी सोच ग्रामीण स्तर से शुरू होनी चाहिए। तो ग्रामीण स्तर की सोच अगर गांधी जी रखते थे कि ग्राम
के लोगों का विकास होगा तो अपने आप देश क्या करेगा दोस्तों, विकास करेगा। तो ग्रामीण लोगों को आप सशक्त करो, तो कैसे करो, तो उनको कुछ अधिकार दो, उनके लेवल पर एक तरीके से उनको कुछ ऐसे अधिकार दो कि वो इस शासन के अंदर अपनी हिस्सेदारी समझ सके। तो उसके लिए ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। ये बात हमारे आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में है हमारे संविधान के, आर्टिकल 40 में, और ये बात गांधी जी के विचारधारा से मिलती जुलती है। तो एक्चुअल में गांधी जी की विचारधारा से मिलता जुलता कौन सा आर्टिकल है, ग्राम पंचायतों का गठन हमें करना चाहिए, जिसका जिक्र आर्टिकल किस में बताओ, 40 में। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो कि इसमें से कौन सी मिनिस्ट्री ने दोस्तों, है ना, युगा युगलीन, है ना, भारत, देखो कहना क्या चाह रहा है कि इसमें से 4 आपके सामने मंत्रालय दे रखे हैं, उसमें से किस मंत्रालय ने अगस्त 2024 में, है ना, अगस्त 2024 के अंदर युग युगीन भारत, है ना, संग्रहालय पर राज्य सम्मेलन का आयोजन किया। तो किस मंत्रालय ने किया दोस्तों, संस्कृति मंत्रालय ने। और भी चाहते हैं म्यूजियम वगैरह पे काम कौन करेगा बताओ, है ना, संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, एमएसएमई का क्या लेना देना दोस्तों, शिक्षा का क्या लेना देना, गृह मंत्रालय का क्या लेना देना, तो नाम से पता चल रहा था जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है दोस्तों, उसने इस प्रोग्राम का आयोजन किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किस फूड एग्रीगेटर कंपनी ने अपने मुख्य खाद्य वितरण और त्वरित वाणिज्य व्यवसाय से परे अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए एक नया ऐप जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट लॉन्च किया। क्या कहना चाह रहा मैं आपको बताता हूं। अभी हाल ही में दोस्तों, अभी हाल ही में जोमेटो ने, किसने, जोमेटो तो आप समझते हो, खाना वाना मंगाते होगे जोमेटो से, तो जोमेटो ने दोस्तों अपने एक और नया ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट ऐप। क्या काम होगा इस ऐप का, अब तक तो जोमेटो ऐप से आप केवल अपन क्या मंगाते हैं, खाना वाना ही मंगाते हैं, लेकिन अब इन्होंने एक ऐसा ऐप लॉन्च किया, जैसे आपने कभी मूवी वगैरह टिकट अपन बुक कराते थे, अपन क्या बुक माई शो पे जाते कि नहीं जाते हैं, तो वैसे इसने भाई अपना खाने का तो काम है ही, उसके लिए तो जोमेटो हो गया, इसने अब इस फील्ड के अंदर भी, इस इंडस्ट्री के अंदर भी अपनी एक नई ऐप का लॉन्च कर दी है जोमेटो ने, जोमेटो कंपनी के मालिक ने। किस ऐप के नाम से, डिस्ट्रिक्ट ऐप के नाम से। इसमें क्या होगा, इसमें आप चाहो तो अब अगर आपको मूवी की टिकट अगर बुक करनी है तो आप डिस्ट्रिक्ट ऐप पे जाओ, जैसे आप बुक माई शो पे जाते थे वैसे वैसे आप इस ऐप पे जाके मूवी की टिकट को बुक कर सकते हो। या किसी कोई फेमस बंदा आ रहा है, सिंगर आ रहा है, या कोई आ रहा है, या डांसर आ रहा है जो अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उसके लिए भी अपन टिकट बुक करते हैं ना, तो वो टिकट बुक भी आप यहाँ जाके कर सकते हो। या आईपीएल के जैसे मैच होते हैं, या और अपने कोई इंटरनेशनल मैच होते हैं, तो स्टेडियम के लिए अपन जो जाने के लिए टिकट खरीदते हैं, तो वो भी आप जाके इस ऐप पर खरीद सकते हो। तो इस तरह का एक नया ऐप लॉन्च किया है डिस्ट्रिक्ट ऐप, और ये लॉन्च किया किस कंपनी के द्वारा दोस्तों, जोमेटो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ये जोमेटो वालों का, ये क्लियर है, तो ये आपका मैंने समझा दिया। नेक्स्ट अगला आखिरी क्वेश्चन आज के इस सेशन का, नितिन अग्रवाल जिन्हें भी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने महानिदेशक बोले तो डीजी, है ना, डायरेक्टर जनरल डीजी के पद से हटा दिया, तो उनका संबंध किससे था दोस्तों, उनका संबंध बीएसएफ से था। तो दोस्तों वो अभी बीएसएफ के डीजी थे, ये भी पिछले महीने की ही बात है, अगस्त तक की बात है। तो अगस्त 2024 तक वो दोस्तों बीएसएफ के क्या थे दोस्तों, डीजी बोले तो डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है, लेकिन अब उनको हटा दिया और उनकी जगह अब किसको लगाया गया, अब आज की तारीख में अगर बात करें, वर्तमान में अगर प्रेजेंट में अगर अपन बात करें, तो अब किसको लगाया गया दोस्तों, तो अब उनकी जगह जिनको लगाया गया है उनका नाम है दोस्तों दलजीत सिंह चौधरी। क्या नाम है, दलजीत सिंह चौधरी। ये करंट का क्वेश्चन भी आ सकता है आपके कि अभी हाल ही में बीएसएफ का डीजी किसको अपॉइंट किया गया है, तो अपॉइंट किया गया वो तो है दलजीत सिंह चौधरी, जिनको हटाया गया वो दोस्तों कौन, नितिन अग्रवाल। तो ये थे आज के अपने इस मॉक टेस्ट के आपके सारे के सारे क्वेश्चंस, और अपन ने कोशिश की सबको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके जो भी इसमें एक्सप्लेनेशन का पॉइंट है वो सारा बताऊं। तो ये आज का मॉक टेस्ट अपना कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट अगले मॉक टेस्ट के अंदर उसके सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।